हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रश्न सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, ला और शा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ऑप्शन ए कंठीय से, ऑप्शन बी दंतीय से, या ऑप्शन सी ओष्ठीय, या ऑप्शन डी तालव्य। तो ला और शा का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंतीय होता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ता वर्ग के सभी वर्ण और ला और शा का उच्चारण स्थान दंतीय होता है। अगला प्रश्न है, ये यहाँ पे दे रखा है, कंठे के अंतर्गत उच्चारित होने वाले वर्ण छोटा बड़ा का वर्ग के सभी वर्ण हा और विसर्ग, ये कंप्लीट है। इसके अलावा कोई भी वर्ण नहीं है जो कंठे से उच्चारित होता हो। इस तरह से तालव्य, छोटी बड़ी चा वर्ग के सभी वर्ण या और शा, ये भी कंप्लीट है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण ऋषि टा वर्ग के सभी वर्ण रा और शा, दंतीय ता वर्ग के सभी वर्ण ला और शा, ओष्ठीय छोटा उ बड़ा उ पा वर्ग के सभी वर्ण, कंठ तालव्य छोटा ए और बड़ा ए, कंठ ओष्ठीय छोटा आओ और बड़ा ओ, दंत ओष्ठीय वा। तो ये सभी वर्ण जो हैं पूर्ण रूप से जो है इतने उच्चारित होते हैं, इसके अलावा कोई भी वर्ण शेष नहीं रहा। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो उच्चारण की दृष्टि से पहचानना कौन सा शुद्ध है? शा मूर्धन्य नहीं, ये तालव्य होता है। तो हमारा पहला ही जो है ऑप्शन सही है। नहीं, इसमें शुद्ध पूछा है, यह अशुद्ध है, ये तालव्य ध्वनि है शा। चा जो है तालव्य ध्वनि है, ये भी गलत है। शा दंतीय है और शा तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ऑप्शन डी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सा जो है एक दंतीय ध्वनि है। कंठीय ध्वनि के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, तालव्य के अंतर्गत ये मूर्धन्य और दंतीय। अगला प्रश्न है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी दंतीय, ऑप्शन सी दंत ओष्ठीय, या ऑप्शन डी कंठ ओष्ठीय। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दंतीय। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले वर्ण को दंतीय वर्ण कहते हैं, जिसके अंतर्गत ता वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, फा पा फा बा भा मा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंतीय है या ओष्ठीय है, तालव्य है या कंठीय है? तो ये ओष्ठीय से उच्चारित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतःस्थय नहीं है? ऑप्शन दे रखें, ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी बा, या ऑप्शन सी रा, या ऑप्शन डी ला। तो अंतःस्थय व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा। तो वो पहचानना है, अंतःस्थय व्यंजन नहीं है। तो हमारे इसमें ऑप्शन बी उचित है, क्योंकि वह नहीं है, बाकी शेष है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला की वा ध्वनि किस के अंतर्गत आती है? वा ध्वनि, ऑप्शन ए ओष्ठीय, ऑप्शन बी दंतीय, ऑप्शन सी तालव्य, या ऑप्शन डी मूर्धन्य। तो वह जो है वो ओष्ठीय ध्वनि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उचित हो जाएगा। यहाँ पर बार बार देखने से रिवीजन हो रहा है। ओष्ठीय पावर के सभी वर्ण छोटा उ बड़ा उ, दंतीय के तावर के सभी वर्ण ला और शा, तालव्य के चावर के सभी वर्ण या और शा, मूर्धन्य टावर के सभी वर्ण ऋषि रा और शा, और कंठ ओष्ठीय छोटा आओ और बड़ा आओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठीय ध्वनि है। तो ओष्ठीय ध्वनि पा वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठीय ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही है, भा जो है ओष्ठीय ध्वनि है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, पहचानना है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है। जैसे क वर्ग के सही वर्ण क, च, ट, त और पा वर्ग के सही वर्ण, पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण, यानी 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये का कंठी है, चा तालव्य है, टा मूर्धन्य है, या ये अंत्यस्थ है, तो यही नहीं है हमारा स्पर्श व्यंजन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। तो हमारे संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और श्रा होती है। ये अंत्यस्थ व्यंजन है या, इसलिए ऑप्शन हमारा ए उचित हो जाएगा। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन ये है छ, त्र, ग और श्रा, और अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं या, र, ल, व। अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है या, र, ल, व। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी उचित है हमारा, ब। ये बार बार पूछने से, देखो ये कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछने से या बार बार प्रश्न हमारे आंखों के सामने आने से हमारा एक प्रैक्टिस होती रहेगी। ना कि ये नहीं है कि जो है एक ही बार पूछ के एक ही बार जो खत्म हो जाता है। बार बार आने से हमारा रिवीजन होता रहेगा, जो कि भूलेंगे नहीं, और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म वर्ण को पहचानना है। तो ऊष्म वर्ण की संख्या 4 होती है, छोटा सा, बड़ा सा, पेट चिरा सा और हाँ। तो इसमें पहचानना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी हमारे इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है अंत्यस्थ व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन है, और ये मिक्स है, ये वर्ण है हमारे, ये क, च, ट, त। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण है। तो ऊष्म, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ऊष्म हमारे 4 होती संख्या। तो श, शा, हा नहीं दे रखा है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। ये अंत्यस्थ व्यंजन है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन पहचानना है। तो ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, शा, सा, शा और हा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, वो मैंने बता रखी है आपको, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये जी, जय, हलन प्लस वैंस के वर्णों के योग से गैर संयुक्त व्यंजन बना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये देखने की बात है कि स्पर्श व्यंजन द्विगुण व्यंजन संख्या 2 होती है, ढा और ड़ा 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी अल्पप्राण, या ऑप्शन सी अंत्यस्थ, या ऑप्शन डी महाप्राण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा, 2 वर्णों के संयोग से ही जो है संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। संयुक्त व्यंजन का निर्माण इन 2 व्यंजनों से होता है। का हलन प्लस शा से छ होता है, त हलन प्लस रा से त्रय होता है, और जय हलन प्लस वह से ज्ञा का निर्माण होता है, और श्रय का शय हलन प्लस र से श्रय का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, छह वर्ण किसके संयोग से बना है? तो 6 किसके संयोग से बना है? ऑप्शन ए का हलन प्लस शा। तो यही हमारा सही है, अभी पढ़ा हमने ये। अगला प्रश्न है, अल्प निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण व्यंजन को पहचानना है। अल्पप्राण व्यंजन की परिभाषा होती है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। तो खा दूसरा वर्ण है ये का वर्ग का, गा ये तीसरा वर्ण है का वर्ग का। तो ये हो सकता है। अभी और देखते हैं, सी ऑप्शन सी घा ये चौथा वर्ण है, डी ये भी चौथा वर्ण है। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर अल्पप्राण की परिभाषा दे रखे, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है और विस्फोट भी अल्प होता है। अल्पप्राण में
मुख द्वार का वायु का निर्गमन कम होता है, विस्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और यार अलावा अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण की परिभाषा, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है, यानी आना वायु का आवाजाही ज़्यादा होती है, और ये स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और शा 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 हा महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये परिभाषा हो गई है अल्पप्राण और महाप्राण की। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, अभी हमने ये परिभाषा पढ़ी है, तो महाप्राण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण ध्वनि पहचानना है, ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी पा। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा और चौथा वर्ण, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये चौथा वर्ण है, ऑप्शन हमारा बी सी। अगला प्रश्न है, घा वर्ण महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष की परिभाषा होती है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष के अंतर्गत आता है। और अघोष के अंतर्गत आता है तीनों ऊष्म व्यंजन, छोटा सा, बड़ा सा और पेट चिरा सा, अघोष के अंतर्गत आता है। तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, तो इसका ऑप्शन हमारा पहले ही सही हो जाएगा, ये पहला वर्ण है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द प्रत्ययन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी पार्श्विक, ऑप्शन सी सघोष या ऑप्शन डी ऊष्म। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा उच्चारण के आधार पर उत्क्षिप्त नहीं, उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, ढ़ा और ढा। अगला प्रश्न है, उत्क्षिप्त व्यंजन ढा और ढ़ा, ये दो व्यंजन जो है उत्क्षिप्त होते हैं, इन्हें द्विगुण भी कहते हैं। ये अभियंता प्रत्ययन विवृत, स्पष्ट, स्त्रित, विवृत, ये और महावृत्ति के अंतर्गत आघोष और सघोष, इस तरह से इनका उच्चारण होता है। बाकी ये देखने का कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान देने का योग्य है, ला व्यंजन जो है वो पार्श्विक व्यंजन एक है, पार्श्विक व्यंजन की संख्या एक है जो ला है, और पार्श्विक से आशय है कि जिह्वा के दोनों पार्श्व यानी बगल साइड से होकर जिस वर्ण के लिए ध्वनि उच्चारित होती है, साथ ही साथ ला का उच्चारण स्थान दंतीय है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष पहचानना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ये पहला वर्ण है, ये तो हो नहीं सकता, ये पहला वर्ण ये भी नहीं हो सकता, ये दा, ये दूसरा वर्ण ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, तीसरा वर्ण है ये। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये दे रखा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियां झंकृत होती हैं तथा उसमें उनसे नाद उत्पन्न होता है तो वह सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके उच्चारण में स्वतंत्रियां समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वतंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और यह, रा, लावा और हा सघोष व्यंजन है, अतः दिए गए विकल्पों में दा वर्ण घोष है। आजकल परीक्षा में परिभाषा भी पूछ ली जाती है, बाकी वर्णों को सभी जानते हैं, लेकिन परिभाषा भी आनी चाहिए क्योंकि परिभाषा भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी माँ, या ऑप्शन सी झा, या ऑप्शन डी ठा। तो इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा हा। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श व्यंजन संघर्षी, और चार ऊष्म या संघर्षी व्यंजन चार है, छोटा सा, बड़ा सा और पेट चिरा सा और ये हा, इन्हें संघर्षी भी कहते हैं और ऊष्मी भी कहते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और ना ही स्वरों के समान निर्वाध विर्वाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे शा, शा, शा और हा, इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं? तो अभी ये बताया था पीछे, पार्श्विक ध्वनि केवल एक है। ऑप्शन ए ड़ा, ऑप्शन बी ला, या ऑप्शन सी रा, या ऑप्शन डी चा। तो ला जो है एक पार्श्विक ध्वनि है। जिन ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्ष का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, यानी करवट से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है, जो कि इसकी संख्या 1 है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, ऑप्शन ए। और वो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, और वो ये रहे, का वर्ग के सभी वर्ण, चा वर्ग के सभी वर्ण, टा वर्ग के सभी वर्ण, ता वर्ग के सभी वर्ण और पा वर्ग के सभी वर्ण। ये स्पर्श व्यंजन है, इसके अलावा कोई भी स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजनों के उदाहरण कौन से हैं? तो कौन सा विकल्प है जिसमें स्पर्श व्यंजनों को दिया गया है? ऑप्शन ए, ये तो संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, गया और जा, ये आगत व्यंजन है। और बा, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। सा, शा, शा, हा, ये ऊष्मीय संघर्षी हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ये ता, था, दा, धा, ये स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन ये है और संयुक्त व्यंजन ये अंतस्थ संघर्षी ये है। तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे का प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे।